फिनोमेना जो फिजिकल टर्म है, जो फिजिक्स की टर्म है, उसको साइकियाट्री में साइकोपैथोलॉजी कहते हैं. So these are synonymous. So preferably we use psychopathology in psychiatry rather than. So what do we want to do today? To know the main headings under which the mental state is described, to know the main phenomenology, concepts, and their description. Psychiatry में हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री, ये वो सारी चीजें जो आमतौर पे बाकी स्पेशलिटीज वाले भी इसको अडॉप्ट करते हैं. The only difference in psychiatry and the rest of the specialty as far as the history is concerned is mental state examination. So हम भी फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, पास्ट हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री पूछते हैं, मेडिसिन वाले भी पूछते हैं, सर्जरी वाले भी पूछते हैं. लेकिन सर्जरी में कुछ चीजों पे ज्यादा फोकस होता है एग्जामिनेशन के बारे में, और मेडिसिन में ज्यादा एग्जामिनेशन हिस्ट्री के ऊपर होता है, और साइकियाट्री में मेन फोकस इज मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन. And to know the main phenomenology, concepts in their description are related to mental state examination. और mental state का एक फॉर्मेट है जो आप सबको जरूर पता होगा कि mental state examination starts with appearance and behavior. And then the second heading is speech. Then the third heading is, again, we have to elicit the mood. Then we comes the thought disorder, जिसमें obsessions हैं, delusions हैं, then hallucinations हैं, phobias हैं, ये चीजें elicit करते हैं. फिर cognitive function and insight. Now, all of this phenomena includes, some people include few additional terms into this mental state, like abstract thinking. Most of the diagnostic criteria which are laid down by DSM-5 and ICD-11, I will use ICD-11 or DSM-5 preferably. They don't include those phenomena, but they keep it separate. But old British concept में abstract thinking, judgment और ये सारी चीजें भी incorporate होती. So वो अगर साथ add कर लें उसका नुकसान कोई नहीं, added advantage है. ना भी ऐड करें तो जो मेंटल स्टेट की बेसिक हेडिंग्स मैंने आपको बताई, दैट इज मोर देन इनफ टू रीच टू अ कंक्लूजन, एंड दैट कन्वेज द मैसेज फॉर द डायग्नोसिस. नाउ फिनोमेनोलॉजी एज अ फिलॉसफी, hermeneutic interpretive phenomenology, मार्टिन हाइडेगर ने 1927 में इसको डिवाइस किया, और ट्रांसेंडेंटल फिनोमेनोलॉजी एडमंड हुजरे ने, जो फादर ऑफ फिनोमेनोलॉजी कहलाते हैं, 1920 में इसकी टर्म को कॉइन किया. और इनमें अब जब चीजें मजीद ऐड हुई तो एग्जिस्टेंशियल फिनोमेनोलॉजी मेरलू पॉन्टी एंड जॉन पॉल सार्टे, इन्होंने डिस्क्राइब किया. इसमें मजीद एडिशंस होती गई. जैस्पर का नाम आता है जिसने फिनोमेनोलॉजी में बहुत काम किया. फ्रैंक फिश ने फिनोमेनोलॉजी की एक बुक निकाली और वो बुक आज भी पढ़ी जाती है, और उसमें वही फिनोमेनोलॉजिकल टर्म्स मोस्टली हैं जो उस जमाने में क्वाइन की गई. फिर एंड्रयू सिम्स ने किताब निकाली सिम्टम्स इन माइंड, जो कि एक माइलस्टोन समझा जाता है फिनोमेनोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी का. उसमें डिस्क्रिप्शन हर फिनोमेना की बहुत डिटेल से दी गई. व्हाटएवर पैराडाइम यू वांट टू फॉलो, एंड्रयू सिम्स को, फिश को, कैपलन को, ऑक्सफोर्ड को, बेसिक फिनोमेनोलॉजी स्टेज द सेम, और उनमें कोई खास ज्यादा फर्क नहीं है. हाँ, वक्त के साथ साथ उसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज को ऐड किया गया, कुछ को माइनस किया गया, कुछ को डिस्क्रिप्शन में चेंज किया गया टू मेक अगेन द डायग्नोसिस. और डायग्नोसिस जाहिर है, जैसे जब हमने शुरू की साइकियाट्री तो DSM-3 थी, फिर DSM-3R आई, और उसके बाद फिर DSM-4 बहुत सालों तक चलती रही, फिर DSM-5 रिसेंटली अभी कोई 6-7 साल पहले DSM-5 भी इंट्रोड्यूस हो गई. DSM-5 में इंट्रोडक्शन के बाद चीजों को थोड़ा सा मजीद चेंज किया गया, और उसमें कॉन्सेप्ट्स ऑफ जेनेटिक्स को और उन चीजों को एसिमुलेट किया जिनमें आपकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का ताल्लुक ज्यादा हो गया. सो कॉज एंड इफेक्ट के साथ जेनेटिक्स का कंपोनेंट फिनोमेनोलॉजी में ऐड हो गया, और उसकी वजह से टर्मिनोलॉजी थोड़ी चेंज भी हुई, और उन चेंजेस में आने में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन जो है
जैसे साइकोसिस की, बाइपोलर की, वो भी थोड़ी सी बदली. But again, as I said earlier, if you read Fish, which is probably more than 80 years old book, it describes most of the symptoms like what they should be described as. Now, phenomenology is observation and categorization of abnormal psychic events. ये एक बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज नॉर्मल एंड व्हाट इज एबनॉर्मल. कुछ चीजें, मैं हमेशा ये बात करता हूं कि कुछ चीजें एबनॉर्मल कंसिडर होती हैं कल्चरल रेफरेंस में, सोशल रेफरेंसेस में और साइकोलॉजिकल रेफरेंस में. लेकिन जरूरी नहीं कि जो चीज पाकिस्तान में एबनॉर्मल है वो कनाडा में नॉर्मल हो, और जरूरी नहीं कि जो कनाडा में एबनॉर्मल है वो पाकिस्तान में नॉर्मल हो. लाइक पाकिस्तान में अगर इस डिपार्टमेंट में माशाल्लाह इतनी खवातीन बैठी हुई हैं, सो पाकिस्तान में नॉर्मैलिटी इस जुमरे में आएगी कि अगर किसी ने सर पे दुपट्टा रखा हुआ है तो वो भी नॉर्मल है, किसी ने सर पे दुपट्टा नहीं रखा हुआ तो वो भी नॉर्मल है, किसी ने नकाब लिया हुआ है तो वो भी नॉर्मल है, और किसी ने बुर्का पहना हुआ है जो कि आप खवातीन नहीं पहनती वो भी नॉर्मल है. और किसी ने अगर स्कर्ट पहना हुआ है, मिनी स्कर्ट, एक डिपार्टमेंट में साइकियाट्री में, बिहेवियरल साइंसेज में, शेख ज़ैद में अगर कोई खातून स्कर्ट पहन के आ जाती है और मिनी स्कर्ट पहन के आ जाती है तो उसको थोड़ा सा एबनॉर्मल नजरों से देखा जाएगा. सो अब ये नॉर्मैलिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये कल्चरल वेरिएशन पे, सोशल वेरिएशन पे और मुख्तलिफ सिचुएशनल बेसिस पे डिफरेंट हो जाता है. और इस एग्जाम्पल में फिर आप उसके सारे कॉन्टेक्स्ट को, पीछे बैकग्राउंड में चीजों को चेंज देखते हैं. लाइक यहाँ पे अगर कोई मिनी स्कर्ट पहना हुआ है या उसने ब्लाउज पहना हुआ है तो इट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी एबनॉर्मल बिकॉज इट्स पार्ट्स एंड पार्सल ऑफ द कल्चर. लेकिन पाकिस्तान में अगर किसी ने ऐसा किया तो उसको एबनॉर्मल नजरों से देखा जाएगा. अब उस एबनॉर्मैलिटी में साइकियाट्री कहाँ पे है और सोशल कॉन्टेक्स्ट कहाँ पे है, वो एक ग्रे एरिया है. बहुत सारे लोग उसको नॉर्मल कंसिडर कर लेंगे अगर वो एक्सेप्टेबल हो जाए टर्म. तो डिपेंड करता है कि वो किस जगह पे खातून बैठी हुई है और किस सिचुएशन में बैठी हुई है, और उसके हिसाब से नॉर्मैलिटी का डेफिनेशन वेरी कर जाएगी. कहने का मकसद ये है कि आपको सिर्फ जब फिनोमेनोलॉजी को अंडरस्टैंड करना है, ऑब्जर्वेशन करनी है, कैटेगराइजेशन करनी है, तो आपको और बहुत सारे प्रोसेसेस को साथ शामिल करना है. बैकग्राउंड को देखना है, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस को देखना है, सिचुएशन को देखना है, कल्चर को देखना है, और बहुत सारी चीजों को इनकॉर्पोरेट करके चलना है. Becoming an expert in recognizing specific signs and symptoms allows the clinician to understandably communicate with other clinicians. So, मुझे अगर बुरहान साहब को ये बताना है कि जी मैं आपके पास एक पेशेंट भेज रहा हूं जिसको स्किज़ोफ्रीनिया है, तो ये अज्यूम किया जाएगा कि DSM-5 के क्राइटेरिया के हिसाब से उस पेशेंट को हेलुसिनेशंस हैं, डिल्यूजन्स हैं, और उनके साथ साथ उसकी लैक ऑफ इंसाइट है. सो एक क्लिनिशियन के तौर पे जब आप एक डायग्नोस्टिक लेबल देते हैं तो उसके पीछे ऑटोमेटिकली एक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दिमाग में आ जाती है कि अच्छा ये फिनोमेना प्रॉब्लम इसके पास पेशेंट में होंगे जिसके बेसिस पे ये डायग्नोसिस बना. और एक्यूरेटली मेकिंग अ डायग्नोसिस इज द की. Effectively manage the treatment. Now, the treatment always comes after the diagnosis. मैं अक्सर ये जुमला बोलता हूं कि एक पढ़े लिखे साइकियाट्रिस्ट में और एक अनपढ़ साइकियाट्रिस्ट में ये फर्क है कि जो पढ़ा लिखा साइकियाट्रिस्ट है वो पहले डायग्नोसिस एस्टैब्लिश करेगा और बाद में उसकी ट्रीटमेंट करेगा, और एक अनपढ़ साइकियाट्रिस्ट जो है वो पहले दवाई लिखेगा और बाद में सोचेगा कि ये क्या है. So that is the difference, and you should be try to get as much information and as clinically sound as possible. Reliably predict the prognosis. If you know the diagnosis, like this patient is suffering from schizophrenia, then I know the sequence of the chain of the things, which means that कि उसका ये स्किज़ोफ्रेनिया का डायग्नोसिस है, इसका मतलब ये कि 8 से 9 माह में के ट्रीटमेंट के दौरान इस पेशेंट का जो बेसलाइन प्री मॉर्बिड स्टेटस था वो अचीव हो जाना चाहिए. अगर 9 महीने के अंदर उसकी बेसलाइन प्री मॉर्बिड लेवल पे नहीं आती, दिस मींस कि आइदर योर डायग्नोसिस इज रॉन्ग,
or you were not able to predict the prognosis and manage the treatment appropriately. So this all depends on phenomenology. Thorough exploration of pathophysiology and causes of the patient's conditions are actually the part and parcel of the process. Now, description of the symptoms. Significance क्या है? Patient आता है, वो मुझे आके कहता है कि जी मेरे पेट में गैस बनती है, मेरे सर पे गोला चढ़ता है, मेरी गैस जो है यहाँ हाथ लगा के देखें, यहाँ पे भी गैस लगती है. Now, symptoms are more likely to indicate mental disorder if they are intense and persistent. अब यहाँ पे गैस हाथ में कैसे आ जाए, या टांगों में कैसे आ जाए, या पेट की गैस सर को कैसे चढ़ जाए, इस चीज को अंडरस्टैंड करने के बजाय आप इसको देखें कि सिम्टम्स कितने इंटेंस हैं, कितने परसिस्टेंट हैं, कितने कंसिस्टेंट हैं, और फिर उस सिम्टम्स को आगे लेके मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन में आप फिनोमेनोलॉजिकल टर्म्स में उसको डिस्क्राइब करें. Only then the diagnosis can be made. Now, description of the symptoms is based on two things. One is the form and other is the content. Form or content की description इस तरह होगी कि normally is what the doctor is interested in voices, internal or external, second or third person, true voices or implanted thoughts. ये सारे forms के हिस्से हैं. Content, what the patient is preoccupied with. For example, voices, what the voices say, his feelings towards them, etc. जो फॉर्म है वो उसका फ्लो है, उसके जज्बात और एहसासात का जो फिनोमेनोलॉजिकली मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ या ग्रिप करने की कोशिश कर रहा हूँ. और कंटेंट जो वो उसकी डिस्क्रिप्शन दे रहा है मुझे कि जब मैं यहाँ बैठा होता हूँ तो इस शख्स की आवाज आती है और वो मुझसे ये कह रहा होता है, और वो उसके कहने पे मैं आगे क्या एक्शन करता हूँ. एग्रेशन आता है, वायलेंस आता है, सुसाइड आती है, वो सारे कंटेंट से रिलेटेड फिनोमेना है. सो इस चीज को अंडरस्टैंड करें. हमारे लिए ये दोनों चीजें जरूरी हैं. फॉर्म भी जरूरी है और कंटेंट भी जरूरी है, और जितना हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे उतना ही हमारे लिए आसानी होती जाएगी. सो आस्किंग द पेशेंट, like, do you have any fixed false forms that beliefs that are out of keeping with your culture or educational background? The typical definition delusion की false form, unshakable belief which is held contrary to the social and the cultural background. ये डेफिनेशन हमें जब हमने साइकियाट्री शुरू की तो हमारे उस्तादों ने हमें रटवाई. मुबशर साहब, अल्लाह जन्नत नसीब करे, अगेन वो डिलूजन्स की डेफिनेशन सुन के फरीद अहमद बनास साहब जो अभी माशाल्लाह हमारे सीनियर मोस्ट प्रोफेसर पाकिस्तान में, सो वो इन डेफिनेशंस को बेस करते हैं. लेकिन अगर मैं ये डेफिनेशन मरीज से पूछूंगा तो मरीज को तो कुछ समझ नहीं आएगी कि ये मैं क्या पूछने की कोशिश कर रहा हूँ. मरीज से मुझे सवालात कुछ और करने. मसलन, it is very important to start off with an open-ended question, screening questions, and then proceed to closed-ended question which are specific. So मैं मरीज से गुफ्तगू इस डेफिनेशन के हवाले से इस तरह शुरू करूंगा कि जी क्या हुआ, कैसे आए, अच्छा ये सोच कैसी है, इस सोच के हिसाब से आपको क्या होता है, आपके साथ क्या होता है, things like that. And I will try to ask as many questions as related to the delusions. In the end, I will ask him the same question, but in a different format, which is a closed-ended question. कि क्या आपको ऐसा लगता है कि अकेले बैठे वे आपको कानों में आवाजें आती हैं, या डिलूजन की डेफिनेशन में अगेन कोई ऐसी कि आपको लगता है लोग आपके खिलाफ हैं, तो आपके बारे में बातें करते हैं और आपका मजाक उड़ाते हैं, उसका आप पे क्या असर होता है. सो वो क्लोज-एंडेड क्वेश्चन यस और नो के आखिर में आते चले जाएंगे, और इसी के बेसिस पे हम आगे सिलसिला चलेगा. बुरहान साहब के लिए फिर शेर है, सिलसिले तोड़ गया वो सभी जाते जाते, वरना इतने तो मरासिम थे के आते जाते, शिकवा जिल्मत शब से तू कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते. एंड विच इज आई एम प्राउड ऑफ इट कि बुरहान साहब अपने हिस्से की शम्मा माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह जला रहे हैं. डिस्क्रिप्शन ऑफ सिम्टम्स, आस्किंग द पेशेंट. Now imagine asking the patient, do you have any odd experiences lately? Well, like a strange sensation, feelings or thoughts. If so, it is in the form of voices that other people cannot hear, and so on. Sometimes people hear things when there is nothing actually there to explain it, like a voice calling their name. Do you have such an experience? ये वो सवालात हैं जो हम
मरीज को कंटेंट को और फॉर्म को डिस्क्राइब करने के लिए क्लियरली डायरेक्ट पूछते हैं इन द एंड ऑफ द कॉन्वर्सेशन। इसी तरह हम क्लासिफाई करेंगे अब इस मेन डिसऑर्डर ऑफ थॉट प्रोसेस को, डिसऑर्डर्स ऑफ परसेप्शन, थिंकिंग, मूड एंड कॉग्निशन, 4 लेवल पे। और मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन में यही 4 चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं फॉर डायग्नोसिस। First, we talk about disorders of perception. Okay. Now, perception, बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, a percept without stimulus. ये एक डेफिनेशन है हेलुसिनेशन की। Percept without stimulus. अगर स्टिमुलस है और मुझे आवाज आती है तो ये नॉर्मल है, अगर स्टिमुलस नहीं है और मुझे आवाज आती है तो ये एबनॉर्मल है। The process of becoming aware of what is presented through the sense organ, that is the understanding of a sensory stimulus. Sensory stimulus जहां पे भी होगा, hallucination out होगी। Sensory stimulus नहीं है और perception मौजूद है, ये hallucination या perceptual abnormality कहलाएगी। Imagery, मैं आंखें बंद करता हूं और मेरी सोच दूर तक मुझे ले जाती है। हैरी पॉटर की कहानियां आप सब ने फिल्में देखी होंगी, हैरी पॉटर की या उससे रिलेटेड जो भी इमेजिनेटिव फिल्में होती हैं, उनमें फैंटेसी का एलिमेंट होता है और हर शख्स नॉर्मली फैंटेसाइज करता है। और उस फैंटेसी में an experience within the mind, usually without the sense of reality, can be called out and terminated by voluntary effort. So अगर मैं फैंटेसी कर रहा हूं, कोई भी चीज सोच रहा हूं, अपने तखय्युर के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से उसको दूर तक लेकर जाता हूं। मैं हवाई घोड़े पे सवार हूं, मैं आसमानों में उड़ रहा हूं, मैं आसमान पे उड़ता हुआ कनाडा से पाकिस्तान आ गया, जो कोविड ने मुझे नहीं आने दिया पिछले 1 साल से, डिस्पाइट सो मेनी एफर्ट्स। वो तखय्युल आपका जो है, जो आपकी इमेजिनेशन है, उसको मैं किसी भी स्टेट पे रोक सकता हूँ। सो अगर सपोजली बाहर बेगम साहब आवाज दे दें तो सारी इमेजरी गायब हो जाएगी। लेकिन अगर वो इमेजरी गायब ना हो, उसमें मेरा वॉलंटरी एफर्ट शामिल हो और फिर भी वो गायब ना हो, फिर वो एबनॉर्मैलिटी के जुमरे में आएगा। Eidetic imagery, a visual image which is so intense and detailed that it has a photographic quality. कि मैं जो चीज को महसूस कर रहा हूं, देख रहा हूं, उसमें हर चीज क्लियरली मुझे नजर आ रही है और मेरी सोच और तखय्युल में इस हद तक रिफाइनमेंट है कि मैं बाल, आंखें, कान, नाक, हर चीज को प्योरली देख सकता हूं। इसको हम एडिटिक इमेजरी बोलते हैं। पेरिडोलिया, images created out of admixture of sensory percepts and imagination may be provoked by psychomimetic drugs. ये जो लोग टुन होके फिरते हैं, अब तो खैर वो जो टुन वाला कैफियत है वो भी बड़ी चेंज हो गई है। किसी जमाने में अफीम नशा होता था और मुझे अभी भी याद है कि जब मैंने साइकियाट्री ज्वाइन की तो मुबशर साहब ने ओपियम टैबलेट्स की जिम्मेदारी मुझे दी गई, जो मैंने पेशेंट्स को देनी होती थी। कंट्रोल्ड मेडिसिन थी, एक्साइज एंड टैक्सेशन वाले ओपियम की गोलियां 500 मिलीग्राम की दिया करते थे और वो पेशेंट जो नहीं छोड़ पाते थे ओपियम, उनको हम ऑफिशियली लिख के प्रिस्क्राइब किया करते थे और फिर उसको टेपर ऑफ किया जाता था ग्रेजुअली। उस जमाने में जो नशे इस्तेमाल होते थे या अभी भी जो नशे कुछ ऐसे इस्तेमाल होते हैं, लाइक हेरोइन है, ओपियम है, अल्कोहल है, उसमें इंसान को जो चीज भी होती है वो दूसरों को भी नजर आ रही है, यार ये टोन फिर रहा है, राइट? सो किसी अंडर द इफेक्ट ऑफ अ ड्रग है। अब जो ड्रग्स नई आई हैं, जैसे फेंटनिल है, क्रिस्टल मैथ है, एक्सटेसी है, ये वो नशे हैं जिनमें इंसान नशे में नहीं होता, वो आपको झूमता, डोलता और यूफोरिक स्टेट में नजर नहीं आएगा, लेकिन उसके अंदर बहुत कुछ हो रहा होगा। सो पाकिस्तान में एफेड्रीन का नाम सबने सुना होगा। लोग सुनते थे किसी जमाने में कि जी ये नशे होते हैं, अवेलेबल नहीं थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम अब ये हुई कि स्कूलों में, कॉलेजों में और इधर उधर ये टैबलेट्स की फॉर्म में मिलती हैं
पेरेंट्स को भी नहीं पता चलता कि बच्चा नशा कर रहा है, गोली खाई और आराम से रिलैक्स होके पड़े रहे, और वो नशा जो एक्चुअली नशा दिमाग को चढ़ता है और जिस्म में नजर नहीं आता, वो अवेलेबल हो गया. सो थिंग्स आर चेंजिंग इन दैट सेंस एज वेल, बट sometimes these phenomena are precipitated with these drugs as well. Alteration in perception, intensity, hyperacusis, शोर बुरा लगता है और कानों को शोर बुरा लगता है. हैंगओवर्स में, डिप्रेशन में, मीग्रेन में हाइपर एक्यूसिस होता है. सो अगर कोई पेशेंट मुझे कहता है कि मुझे शोर बुरा लगता है, तो मेरा एकदम कंटेंट जाएगा डायग्नोसिस ऑफ हैंगओवर पे, डिप्रेशन पे या मीग्रेन, और उसके हिसाब से मैं फिर डिटेल उससे हाइपर एक्यूसिस की लूंगा. सो हर फिनोमेना एक डायग्नोसिस को लीड कर रहा है. विजुअल हाइपर एस्थीसिया, colors are more vivid and intense, LSD, mania, epileptic aura. Quality, shape, चीजें बड़ी बड़ी नजर आ रही हैं, मैक्रोप्सिया, चीजें छोटी छोटी महसूस हो रही हैं, माइक्रोप्सिया. डिसमेगालोप्सिया, लार्ज ऑन वन साइड, डिस्टॉर्टेड. फूड का मजा, खाने का मजा नहीं आता, उसमें कड़वाहट महसूस होती है. चेंजेस इन एपिलेप्सी, एक्यूट स्किज़ोफ्रेनिया, मेस्कलिन एक ड्रग, उसके इफेक्ट में भी ये चीजें मौजूद होती हैं. सो हर डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन लीड्स टू अ सर्टेन डायग्नोस्टिक कैटेगरी, जिसके बारे में मुझे फिर मजीद स्पेसिफिकली सवाल पूछने हैं. आई होप आई एम स्टिल मेकिंग अ सेंस. बुरहान साहब, अगर कहीं लगे कि चीजें समझ नहीं आ रही, प्लीज रोक दीजिएगा मुझे. खुदा हश्र में पूछेगा पाकबाजों से, गुनाह क्यों ना किए, क्या खुदा गफूर ना था. ताक रातें चल रही हैं और तहज्जुद का टाइम है मेरे यहाँ पे. आप पानी मेरे सामने पड़ा हुआ है, आप लोग शायद रोजे में हो बहुत सारे, तो अगर मैं पानी बीच में पीऊं तो माइंड ना कीजिएगा, मेरा भी रोजा नहीं शुरू हुआ, आप लोगों का रोजा, मेरा नहीं शुरू हुआ. गुनाह क्यों ना किए, क्या खुदा गफूर ना था. अब ये भी एक बड़ा अजीब सा फिनोमेना है, और इसके पीछे भी एक बड़ी लंबी सी अगेन दास्तान है. मैं खैर दास्तान बाद में कभी सुनाऊंगा, इस वक्त इधर ही फोकस करते हैं. डिसऑर्डर्स ऑफ परसेप्शन, इल्यूजन्स, मिसपरसेप्शन ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई. अब डिल्यूजन था फॉल्स फ्रॉम अनशेकेबल बिलीफ, आइडिया और इमेज. Hallucination थी a percept without stimulus. Illusion है misinterpretation of a stimuli. ठीक है. सो अगर स्टिमुलस मौजूद है, ये दीवार है और दीवार के ऊपर मुझे कुछ साया सा महसूस हो रहा है, एक्चुअली लाइट जल रही है, उसमें साया भी है, लेकिन वो साया की शेप ले लेता है, कोई जिन्न, कोई भूत, कोई परी नजर आनी शुरू हो जाती है. सो मिसपरसेप्शन ऑफ स्टिमुलाई भी हो सकती है. Misinterpretation of the stimuli is illusion. Conditions more likely to occur in illusion, where illusion is the thing, is reduced level of sensory stimulation. सुबह के टाइम, रात के वक्त, डिमेंशिया के मरीजों में, डिलीरियम में, ठीक है, ये फिनोमेना देखा जाता है. Reduced level of consciousness, जब आप किसी नशे के आलम में हो, आपके ऊपर कोई इन्फेक्शन चल रहा हो, स्पेशली आजकल कोविड सिचुएशन में, when the oxygen saturation to the lungs is compromised, you do have illusions. I have case report for 2 patients who were having mania after COVID. I have case reports of 2 patients who developed these kind of phenomena. Let's hope I'll be able to write them down. When attention is not focused on the sensory modality, for example, अंधेरे में, बाहर अंधेरा है और मैं देखने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मुझे चीजें सही नजर नहीं आ रही और मैं मिस इंटरप्रेट करता हूं. सो इल्यूजन. व्हेन देयर इज स्ट्रॉन्ग अफेक्टिव स्टेट, इमोशनल स्टेट, बहुत इंटेंस फीलिंग है, जज्बातियत है और गुस्से में हूं, गुस्से के इजहार में हूं, तो फिर कोई चीजें ऐसी इर्द गिर्द होती नहीं, आप उसको मिस इंटरप्रेट करते हैं. सो डायग्नोस्टिक एंटिटी में इल्यूजन की ये सिग्निफिकेंस है. Hallucination, दोबारा से वापस उस डेफिनेशन, percept without stimulus, sensory perception without an objective stimulus but with a familiar quality to a true percept. लगेगा ऐसे जैसे हकीकत में ऐसा ही है. कोई खुशबू आ रही है, कोई बदबू आ रही है, किसी ने
टच किया, जिल्द के ऊपर कुछ महसूस हो रहा है, जिस्म के अंदर कुछ महसूस हो रहा है, आंतों में कुछ महसूस हो रहा है. नाउ आवर इंटेस्टाइन्स आर एक्चुअली सेंसलेस ऑर्गन्स. वहां पे वो फाइबर्स नहीं होते जो सेंस करते हैं. लेकिन अगर उसमें महसूस हो कि कीड़े हैं, सांप है, कोई और ऐसी चीज है, तो ये भी हेलुसिनेशन के जुमरे में आ सकती है. एक्सपीरियंस एज ओरिजिनेटिंग इन द आउटसाइड वर्ल्ड एंड नॉट इन द माइंड. लगता ये है कि हकीकतन ऐसा है, लेकिन एक्चुअली दिमाग की तरह है. कैन बी ऑफ ऑल सेंसरी मोडालिटीज. सो हर जो आपकी सेंसरी परसेप्शन है उसमें ये चीज हो सकती है. विजुअल, ऑडिटरी, टैक्टाइल, गस्टेटरी, वेस्टिब्युलर, ऑल्फैक्टरी, और एक वो जो आखिरी कहते हैं प्रेजेंस सिक्स्थ सेंस, कि मैं दरबार में बैठा हुआ हूं और मुझे बशारत हो रही है, और मैं किसी जगह पे ऐसी हाइटेंड स्टेट में बैठा हुआ हूं जहां पे एक इमोशनल स्टेट है, तो वहां पे मुझे कुछ चीजें महसूस होती हुई नजर आती. सो परसेप्शन can be tricky. Now, in most of the places where I have hallucinations, there is a diagnosis again for hallucination. And for different hallucinations, I may have a different diagnosis. अब hallucination में और pseudo hallucination में ये हकीकतन उसको महसूस हो रहा है या उसकी फीलिंग है, जज्बात हैं, एहसासात हैं कि वो महसूस कर रहा है, इसमें डिफरेंस करना जरूरी है. खासतौर पे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सवाल जरूर आता है कि हेलुसिनेशंस और सूडो हेलुसिनेशन का डिफरेंस क्या है. तो हेलुसिनेशंस आर इन ऑब्जेक्टिव स्पेस और सूडो हेलुसिनेशंस आर इन सब्जेक्टिव स्पेस. Hallucinations are perceived via sensory modality. Pseudo hallucinations may not be perceived via sensory modality. Hallucinations are clear, distinct, vivid, beyond voluntary control. Pseudo hallucinations are unclear, foggy, and involuntary control of a person as well. जब चाहता हूं हो जाता है, जब नहीं चाहता नहीं होता. Hallucinations में there is no insight. लेकिन pseudo hallucinations में insight is absolutely there, that you know that this phenomena is there and you can stop it voluntarily as well. So ये इम्तिहान में जब सवाल आए pseudo hallucination और hallucination का, तो ये 3-4 पॉइंट्स पे आप उसको elaborate कर सकते हैं. अब hallucinations complex भी हो सकती हैं और simple भी हो सकती हैं. Simple hallucination वो कानों में बींडा बोलता है, टी tinnitus जिसको बोलते हैं आप, उसको हम एलिमेंट्री हेलुसिनेशंस के तौर पे भी ले सकते हैं. सो सिंपल एक साउंड जिसमें क्वालिटी एज सच एक चीज की है, एलिमेंट्री. कॉम्प्लेक्स बातें हो रही हैं, गुफ्तगू हो रही है, दो शख्स आपस में बात कर रहे हैं, कोई शख्स मुझसे बातें कर रहा है, ये कॉम्प्लेक्स हेलुसिनेशन. अकॉर्डिंग टू सेंसरी मोडालिटी, ऑडिटरी है, विजुअल है, उस हिसाब से हेलुसिनेशन डिफरेंशिएट हो जाएगी. अकॉर्डिंग टू स्पेशल फीचर्स, ऑडिटरी में सेकंड और थर्ड पर्सन ऑडिटरी हेलुसिनेशन, मुझसे डायरेक्ट मुखातिब हैं या आपस में बातें कर रहे हैं और मुझे उनकी आवाजें आ रही हैं, दैट इज ऑडिटरी हेलुसिनेशन, सेकंड और थर्ड पर्सन. नाउ व्हाट इज ऑडिटरी हेलुसिनेशन? फॉर एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स, वॉइसेस, सिंगल, मल्टीपल, मेल, फीमेल, नोन, अननोन, ये सारी ऑडिटरी हेलुसिनेशन में क्वालिटी आपने फिनोमेनोलॉजी में असेस करनी है पेशेंट को. आपको अब अकेले बैठे तन्हाई में आवाजें आती हैं, वो आवाजें एक शख्स की हैं कि कई लोग आपस में बातें कर रहे हैं, औरत है कि मर्द है, जानने वाला है कि अनजान है, और आपसे वो क्या बातें करता है और क्या आपकी अपनी सोच आवाज की शक्ल में आपको सुनाई देती है, जिसको हम थॉट एको भी बोलते हैं. और ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सा जर्मन वर्ड है जिसको आज तक मैं नहीं पढ़ पाया. गेडन कॉन लॉट वर्डन, आई डोंट नो, बुरहान साहब मुझसे ज्यादा बोल सकेंगे बेहतर. और इकोडीला पेंसी का लफ्ज इस्तेमाल होता था माजी में, अब इसको हम यूज नहीं करते. सो साइकियाट्री इज गेटिंग सिंपलर एंड बेटर आई सपोज रादर देन कॉम्प्लेक्स. क्योंकि पहले जब साइकियाट्री शुरू हुई तो जर्मन से, फ्रेंच से, इटालियन जबानों से मुख्तलिफ अल्फाज को पिक करके उनको फिनोमेनोलॉजी में शामिल किया गया. अब सिंपल प्लेन इंग्लिश में सीधी बात की जाती है. आपको अपनी सोच कानों में आवाज की शक्ल में सुनाई देती है, दैट इज अगेन हेलुसिनेशन. और सेकंड पर्सन, मुझे कोई बुला रहा है, थर्ड पर्सन, आपस में लोग बातें कर रहे हैं, मुझे सुनाई दे रही है. अक्स अक्स गुमा गुमा, ख्याल सारे मुस्तरद, तू नहीं तो कुछ नहीं, सारे सहारे मुस्तरद.
बुरहान साहब साथ हैं तो बल्ले बल्ले, बुरहान साहब साथ नहीं है तो कुछ नहीं, राइट? सो तू नहीं तो कुछ नहीं, सारे सहारे मुस्तरद। सो थोड़े थोड़े हम आपके साथ हैं और ज्वाइन कर रहे आपके शेयर की और आपकी नहीं समझ नहीं आई। Somebody was asking a question. Sorry. मैं ये कह रही थी कि हम बिल्कुल आपके साथ हैं और आपकी गुफ्तगू और आपके शेयर को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। अगर शेयर पसंद आए तो ठीक है, ना पसंद आए तो कोई बात नहीं, ठीक है, सुनाने तो मैंने फिर भी है। जो जो शायर है ना वो अपना कलाम जरूर सुनाते रहते हैं। खैर मैं, ये मेरे कलाम तो नहीं है ऑब्वियसली, ये मुख्तलिफ मशहूर शेर हैं जो आपको मिल जाते हैं नेट के ऊपर भी, सो सारे वो हैं। अगर एंजॉय करो तो अच्छी बात है। कोशिश मैं ये करता हूँ कि इनको इसी चीज से रिलेट करता रहूं जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ताकि थोड़े से शेर भी याद रहें। कमिंग बैक वॉइसेस पे, डॉक्टर सरवर एफसीपीएस टू रेजिडेंट सवाल पूछना चाह रहे हैं। नहीं समझ आई, फिर बोलना। डॉक्टर सरवर एफसीपीएस टू रेजिडेंट हैं, वो सवाल पूछना चाह रहे हैं सर आपसे। श्योर श्योर श्योर, गो अहेड। Sir. वालेकुम अस्सलाम। Sir, I am Dr. Sarwar, FCPS resident. Sir, I want to ask कि आपने जो auditory hallucinations के बारे में बताया कि elementary and the complex. Sir, is there any importance of the multiple voices? The patient जो सुनता है कि either male है, female है, तो इसकी कोई clinical इसकी कोई significance? बिल्कुल है। अगेन, जब थर्ड पर्सन ऑडिटरी हेलुसिनेशन होती है तो वो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जो स्किज़ोफ्रेनिया का DSM-5 में एक्सप्लेन होता है, उसके क्राइटेरिया में से एक मेजर क्राइटेरिया है थर्ड पर्सन ऑडिटरी हेलुसिनेशन। सो मैंने जैसे कहा कि इसकी हर चीज की डायग्नोस्टिक कैटेगरी में, एंटिटी में इंपॉर्टेंस है। जब एलिमेंट्री हेलुसिनेशन है तो वो बहुत सारी जगहों पे हो सकती है। एंजाइटी में भी पेशेंट को समटाइम्स एलिमेंट्री हेलुसिनेशंस होती हैं, स्ट्रेस में भी होती हैं, डिप्रेशन में भी होती हैं, समटाइम्स और फिनोमेनास में भी एलिमेंट्री हेलुसिनेशंस आ सकती हैं। लेकिन जब वो सेकंड और थर्ड पर्सन की बात करते हैं तो वो साइकोसिस के जुमरे में चला जाता है। सो उसकी कैटेगराइजेशन में ये बहुत सिग्निफिकेंस बात है कि आप डायग्नोसिस के बेसिस पे हेलुसिनेशन के बेसिस पे डायग्नोस्टिक एंटिटी डिस्क्राइब कर रहे हैं। सो जैसे मैंने बात किया कि सिंपल या एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स, सो कॉम्प्लेक्स साइकोसिस में है और सिंपल में मल्टीपल डायग्नोसिस है, ठीक है। सो ये उसकी सिग्निफिकेंस है। इसलिए जब हम पूछते हैं पेशेंट से, अच्छा और फिर मेल और फीमेल की जहां तक बात है, उसमें ये कि मोस्ट ऑफ द टाइम describing the sex of the person whose voice you are hearing can lead to other details as well, ठीक है। गुफ्तगू क्या है, उसका कंटेंट क्या है, उस कंटेंट में क्या है, वो मैं थोड़ा सा आगे भी मजीद बयान कर देता हूँ, आपका सवाल मजीद क्लियर हो जाएगा। जैसे वॉइसेस आ रही हैं तो वो कमांडिंग हो सकती हैं, रनिंग कमेंट्री हो सकती है और आर्गुइंग विद ईच अदर हो सकती है। जो कमांडिंग हेलुसिनेशंस हैं उसमें सुसाइड रेट बहुत हाई होता है। आमतौर पे पेशेंट ये कहता है कि वो मुझे आवाजें मुख्तलिफ काम करने के लिए कहती हैं। फिर अगला सवाल फिर ये होता है कि क्या वो काम आप करते हैं उन आवाजों के इन्फ्लुएंस में आके या नहीं करते। सो दैट गिव्स मी मोर इनसाइट कि जो हेलुसिनेशंस है वो डेरोगेटरी हैं, कमांडिंग हैं, और वो क्रिटिसिज्म कितना है और उसके इफेक्ट में पेशेंट का जेस्चर और आगे फ्यूचर क्या हो रहा है। सो अगर सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन ऑडिटरी हेलुसिनेशंस आ रही हैं और वो डेरोगेटरी हैं और वो कमांडिंग हैं, तो इसका मतलब ये कि वो उसके इफेक्ट में और बहुत कुछ कर सकता है। वो एग्रेशन में आ सकता है, वो सुसाइडल हो सकता है, वो होमिसाइडल हो सकता है और इस तरह की मजीद कॉम्प्लिकेशंस। सो हर चीज के
लिंक में डायग्नोसिस डेफिनेटली रन करता है। रनिंग कमेंट्री मीन्स के जो भी काम मैं कर रहा हूं उस पे एक कमेंट्री चल रही है, मेरे अब कानों में आवाज आ रही है, अब तुम उठ गए हो, अब तुम सो गए हो, अब तुम जा रहे हो, अब तुम आ रहे हो, अब तुम क्या कर रहे हो। और हर उस चीज से रिलेटेड अगर जितनी वो कॉम्प्लेक्सिटी होती चली जाएगी, डायग्नोसिस मेरा फॉर्म होता चला जाएगा स्किज़ोफ्रेनिया का, या अगेन स्किज़ोफ्रेनिया के डिफरेंशियल डायग्नोसिस के हवाले से। और जैसे जैसे वो कॉम्प्लेक्सिटी क्लियर होती जाएगी, मेरा डायग्नोसिस फॉर्मनेस इख्तियार करेगा कि यस दिस इज स्किज़ोफ्रेनिया, नथिंग एल्स। सो इसलिए वो चीजें जरूरी हैं कि आप अंडरस्टैंड करें। टाइमिंग, डे नाइट ऑल द टाइम। अब जब डायग्नोसिस में ये वॉइसेस कमांडिंग, रनिंग कमेंट्री, आर्गुइंग विद ईच अदर, अगर ये शाम के बाद हो रही हैं तो मेरा डायग्नोसिस ऑर्गेनिसिटी की तरफ जाएगा। स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन है, कोई एब्सेस है, कोई ब्रेन में कोई इंफार्क्ट है, कोई एक्वायर्ड ब्रेन इंजरी है, उससे रिलेटेड जाएगा। और अगर दिन और रात सारा वक्त है तो मेरा डायग्नोसिस साइकोसिस की तरफ जाएगा। अगर सिर्फ दिन में है और रात में नहीं है तो मेरा डायग्नोसिस साइकोसिस से शायद थोड़ा सा डिविएट करे और मैं बाकी कुछ डिफरेंशियल डायग्नोसिस को और बीच में लेकर आऊंगा। सो every phenomena leads to a diagnosis, जो मैंने पहले बात की थी। Circumstances when it occurs, stressful state में different होगा, under the effect of drug है different होगा, all the time है, बगैर circumstances के precipitation के है, diagnosis different होगा। Continuous है, intermittent है, frequency कैसी है, उसके हिसाब से diagnosis बदल जाएगा। फिर friendly है या derogatory है। मुझे एक शख्स की आवाज आती है जो मुझसे बातें करता है और वो मेरे साथ बहुत अच्छा है। So, मेरी एक पेशेंट मुझे अक्सर ये कहती थी कि मेरे पास दो आवाजें हैं, एक अच्छी आवाज, एक बुरी आवाज। जो अच्छी आवाज है उसका एक नाम था और एक बुरी आवाज उस लड़की का नाम, दोनों लड़कियां थी। जो अच्छी आवाज थी वो उसको गाइड करती थी, अब तुम उठ जाओ, सुबह हो गई है, अब तुम खाना खा लो, तुम्हें भूख लगी है। और जो बुरी आवाज थी वो उसको मिसगाइड करती थी, ये माँ ने तुम्हें क्या कहा, इसमें पानी फेंक दो, राइट। सो थिंग्स वर कॉम्प्लेक्स एंड द डायग्नोसिस वाज डेफिनेटली अ स्किज़ोफ्रेनिया। और जितना मैं फॉर्मनेस से इसको एलिसिट कर लूंगा उतना मेरा डायग्नोसिस फॉर्म हो जाएगा। पेशेंट्स रिस्पॉन्स टू द वॉइसेस, फिर मैं उस पर रिस्पॉन्ड कैसे करता हूँ। कुछ पेशेंट कहते हैं कि मुझे असर नहीं होता ना। वो पेशेंट जिनका डायग्नोसिस स्टैब्लिश हो जाए और वो दवाई पे चले जाएं, आमतौर पे उसमें पेशेंट्स की हेलुसिनेशंस फ्रेंडली हो जाती है, ठीक है। और वो फिर आप अगर वैसे आप बात करें तो वो कहेगा नहीं नहीं कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप डिटेल में उसके जाएं तो आपको मजीद क्लैरिटी आएगी कि इसमें कुछ है, राइट। विजुअल हेलुसिनेशंस, अब इसकी अपनी एक कैटेगरी है। एलिमेंट्री फ्लैशेस ऑफ लाइट। फ्लैशेस ऑफ लाइट मैं आपको यहाँ पे अपने प्रेस करूं तो मुझे वो लाल लाल सी एक चीज महसूस होती है। सो फ्लैशेस ऑफ लाइट वो भी हो सकते हैं। कॉम्प्लेक्स, सेमी फॉर्म्ड विद सम स्ट्रक्चर, फुली फॉर्म्ड, फॉर एग्जांपल ह्यूमन फिगर्स, ट्रीज एक्सेट्रा। ब्लैक एंड व्हाइट है, कलर्ड है, स्टैटिक है, मोबाइल है, स्टेबल फॉर्म में है, चेंजिंग डिजाइन में। साइज छोटा हो गया, साइज बड़ा हो गया, commonly associated with organicity। जब भी flashes of light या elementary hallucinations हैं तो local phenomena हैं आय का, और जब भी वो सेमी फॉर्म्ड हैं, फुली फॉर्म्ड हैं, ब्लैक एंड व्हाइट हैं, मोबाइल हैं, या चेंजिंग डिजाइन में हैं, या साइज में हैं, तो वो ऑर्गेनिसिटी की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं और लीडिंग टू द अप्रोप्रिएट प्लेस ऑफ द ब्रेन फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग। ऑक्सीपिटल रीजन से आ रही है, टेम्पोरल लोब से आ रही है, या कनेक्टिविटी में दोनों लोब्स इन्वॉल्व हैं। सो मैं सबसे पहले एमआरआई करवाऊंगा और देखूंगा कि माइक्रो मल्टी इन्फार्क्ट डिमेंशिया तो नहीं जनरेट हो रहा, या कोई वास्कुलर फिनोमेना तो ब्रेन में नहीं हो रहा है जिसकी वजह से ये सब फिनोमेना हो रहे हैं। सो दैट इज मोर कॉमन। अदर हेलुसिनेशंस, I hope I have responded to your question. Olfactory and gustatory hallucinations often experienced together. मैं मज़ार पे बैठा हुआ था और मुझे खुशबू आई और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने मेरे कानों में कोई सरगोशी की, और मुझे खुशबू आई और मुंह में टेस्ट महसूस हुआ और कानों में किसी ने सरगोशी की। Often experienced, right, at a heightened emotional state. Often unpleasant in nature. For example, बदबू आ रही है,
सड़ी मछली की बदबू आ रही है, टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी का डायग्नोसिस बनेगा। सोमैटिक, टेक्टाइल और डीप सेंसरी ऑर्गन्स में हेलुसिनेशन हो रही है। हैप्टिक, टच है, प्रिक है, इंसेक्ट क्रॉलिंग अंडर द स्किन है, फॉर्निकेशन एंड कोकेन अब्यूज है, डीप सेंसेशन, विसरा बीइंग पुल्ड आउट, सेक्सुअल स्टिमुलेशन, इलेक्ट्रिकल शॉक्स। अब इसमें जो सेक्सुअल सेंसेशंस हैं, इसमें भी कॉम्प्लेक्सिटी है। अगर तो सिर्फ डीप सेंसेशंस हैं तो हेलुसिनेशंस हो सकती हैं, लेकिन अगर एक प्रॉपर एक्ट है तो वो डिलूजनल हो सकता है। एक्ट और सेंसरी स्टिमुलेशन में फर्क है। अगर एक्ट भी शामिल हो गया तो साइकोसिस की तरफ जा रहा है, और अगर सिर्फ स्टिमुलेशन है तो सब्सटेंस अब्यूज है, नींद में खराबी है, एपिलेप्सी है। इस किस्म के डायग्नोसिस ज्यादा फेवरेबल होते चले जाएंगे। Autoscopic hallucination, seeing one's own body projected into objective space, can happen in depression. Negative autoscopy can also occur. Extracampine hallucination, perceiving a sensation from beyond the limits of the sense organ. अब मेरा स्टमक सेंसरी ऑर्गन में नहीं आता, लेकिन मुझे महसूस होता है कि मेरे मैदे में बल फिरते हैं और लगता है जैसे अंदर कीड़े हैं। या विजन फ्रॉम आउटसाइड द विजुअल फील्ड, हियरिंग वॉइसेस फ्रॉम फार फार अवे, दूर से किसी की आवाज आती है जैसे कोई मुझे पुकार रहा है। ठीक है। फंक्शनल हेलुसिनेशन, नॉर्मल परसेप्शन ऑफ अ स्टिमुलस एंड अ हेलुसिनेशन इन सेम मोडालिटी आर एक्सपीरियंस्ड साइमल्टेनियसली। अब ये एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं जब ये फिनोमेनोलॉजी पढ़ाया करता था, अभी भी शायद आप लोग भी कंफ्यूज होंगे, और इसमें हमेशा आर्गुमेंट्स होते थे कि फंक्शनल हेलुसिनेशन और रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन में फर्क। सो उसमें डेफिनेटली फर्क है। अगर आएगा नजदीक तो मैं आपको वो भी अभी बता दूंगा। Functional hallucinations, usually normal perception of a stimulus and a hallucination in the same sensory modality, are experienced simultaneously. So आवाज, नॉर्मल आवाज, गी 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 की आवाज, और उसके अंदर से किसी के बोलने की आवाज कानों में, राइट। सो ये, और फिर रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन, आवाज और उसके कॉन्सिक्वेंसेस में मेरे पे कोई और चीज होना, दैट इज डिफरेंट फिनोमेना। सो थोड़ी सी फिर ब्रेक। राहत अंद्रोई, I heard that recently probably he passed away, but he was a good poet. रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है अंधेरे में निकल पड़ता है, एक दीवाना मुसाफिर है मेरी आंखों में, वक्त बेवक्त ठहर जाता है, चल पड़ता है। हेलुसिनेशन हो रही है। अपनी ताबीर के चक्कर में मेरा जागता ख्वाब रोज सूरज की तरह घर से निकल पड़ता है, रोज पत्थर की हिमायत में गजल लिखते हैं, रोज शीशों से कोई काम निकल पड़ता है, इसकी याद आई है सांसों जरा आहिस्ता चलो, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। अगेन इसकी डिस्क्रिप्शन में अगेन बहुत डिटेल हो जाएगी, आगे चलते हैं, टॉपिक कवर नहीं होगा। रिफ्लेक्स हेलुसिनेशंस, स्टिमुलस इन वन सेंसरी मोडालिटी कॉजिंग अ हेलुसिनेशन in a different sensory modality is a reflex hallucination. कि मुझे आवाज महसूस हो रही है, लेकिन मुझे हेलुसिनेशंस जो हैं वो किसी और मोडालिटी में, उस आवाज के जुमरे में मुझे आंखों में चमक आनी शुरू हो जाती है। आवाज इधर से आ रही है, आंखों में चमक महसूस हो रही है। रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन, दो सेंसरी मोडालिटीज इन्वॉल्व हो गई। Hypnagogic and hypnopompic hallucination. अब ये normal phenomena है, occurs at the point of falling or waking from the sleep, usually brief and elementary. So जब मैं नींद में हूं और नींद से मुझे कोई जगा दे सहरी के टाइम पे, जब थोड़ी नींद भी पूरी नहीं हुई होती, तो मुझे लगेगा कि कोई कमरे में गुजरा, कोई उठा, कोई चला। Hypnagogic और hypnopompic। सोते हुए जो हो वो hypnagogic और उठते हुए जो हो वो hypnopompic। दोनों फिनोमेनस नॉर्मल हैं और इसकी साइकियाट्रिक डायग्नोस्टिक कैटेगरी में कोई वैल्यू नहीं है। सो इसलिए मैं इस पर ज्यादा जोर नहीं दूंगा। फीलिंग ऑफ प्रेजेंस, फीलिंग द प्रेजेंस ऑफ समबडी नियर बट रेजेस दैट ही इज नॉन एग्जिस्टेंट। महसूस होता है कि मेरी माँ अभी भी यहां मेरे पास मौजूद है, महसूस होता है, प्रेजेंस है।
माँ का एहसास है, लेकिन मुझे पता है कि माँ नहीं है, माँ जा चुकी है और अब वो एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन महसूस होता है कि वो साथ है. सो फीलिंग ऑफ प्रेजेंस कुड बी नॉर्मल एज वेल, बट अगेन अगर वो पैथोलॉजिकल हो जाए, ज्यादा हो जाए, इंटेंस हो जाए, इफेक्टिव कंपोनेंट शामिल हो जाए, तो डायग्नोस्टिक कैटेगरी चेंज हो जाएगी. ग्रीफ में भी हो सकती है, पीटीएसडी में भी हो सकती है, और इस तरह के एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स और उसमें भी हो सकती है. सो डायग्नोस्टिक कैटेगरी उसके हिसाब से डिफरेंट हो जाएगी. डीपर्सनलाइजेशन और डीरियलाइजेशन फिनोमेना दोनों के दोनों हम आम तौर पे नहीं पूछते मरीजों से. Depersonalization, a feeling that his body parts are abnormal or unreal. मुझे ऐसा लगता है जैसे ये मेरा अंगूठा मोम का बना हुआ है, ठीक है. डीरियलाइजेशन, ऐसा लगता है जैसे ये जो चीजें मेरे इर्द गिर्द हो रही हैं ये बस ख्वाब है, हकीकत नहीं है. जैसे दो 2 डायमेंशनल कार्डबोर्ड फिगर्स आपको नजर आनी शुरू हो जाती हैं. और ये दोनों चीजें थकावट में और टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी में, सो उसकी डायग्नोस्टिक कैटेगरी उसके हिसाब से, और डिप्रेशन में भी हो सकती है. डिसऑर्डर्स ऑफ थिंकिंग. बुरहान साहब, कितने टाइम के लिए हम चल सकते हैं? क्योंकि ये तो बड़ी लंबी प्रेजेंटेशन है, तो मैं मोटी मोटी चीजें बता रहा हूं. अगर मौका लगा तो ईद के फौरन बाद रख लेना, मैं दोबारा पढ़ा दूंगा आगे इसकी कंटिन्यूएशन में. जी सर, ये Q&A बॉक्स चेक कर लीजिएगा, क्वेश्चन हैं आपके लिए, चैट ओके, बॉक्स. बिल्कुल बिल्कुल. Q&A में क्वेश्चंस आ रहे हैं. ओके, लेट मी चेक. ओके, कम ऑन. किधर गया? हाँ. Sir, please explain the precise concept of negative autoscopy too. Okay. Feeling of presence, can it be obsession too? Feeling of presence, can it be obsession too? Autoscopy तो भी आगे आ जाएगा, मैं बता दूंगा. Feeling of presence can be obsessional too. I think no, because obsession में clear cut insight exist करती है. Obsessions की definition अगर आप देखें तो उसमें वो जो 5 क्राइटेरियाज हैं वो होने जरूरी हैं. और उसमें ये कि मुझे पता है कि ये है, मुझे पता है कि ये गलत है, मैं इसको रेजिस्ट करता हूँ तो एंजाइटी जनरेट होती है, और जब मैं उस पर अमल कर लेता हूँ तो एंजाइटी खत्म हो जाती है. सो वो 5 चीजों के क्राइटेरिया को अगर पूरा करा तो वो ऑब्सेशन में. प्रेजेंस में यूजुअली यस, आई नो दैट दिस इज हैपनिंग एंड इट इज नॉन एग्जिस्टेंट, बट उसमें कंपल्शन नहीं है, उसमें एंजाइटी नहीं है, एंजाइटी का होना जरूरी नहीं है, और उसमें रेपिटेटिव होना जरूरी नहीं है, और उसमें विलफुलनेस भी थोड़ी सी आती है, इसलिए ऑब्सेशन नहीं होगा. ऑब्सेशंस में विलफुली आप चाहते हैं कि ऑब्सेशन ना आए, पर फिर भी उसमें रेजिस्टेंस है और वो आती चली जाती है. सोच एक रेजिस्टेंस है और बार बार आती चली जाती है. सो दैट इज द फिनोमेना. ये डिसऑर्डर्स ऑफ थिंकिंग कर लूं, फिर सारे सवालों के जवाब दोबारा बात कर लें. सिर्फ थिंकिंग कवर कर लें. Definition: a goal-directed flow of ideas, symbols, or associations initiated by a problem task, leading to a reality-oriented conclusion. Disorders of thinking are usually recognized from speech and writing. A goal-directed flow of ideas. एक सोच और उस सोच के आगे एसोसिएटेड चीजें, कुछ इशारे मिल रहे हैं, कुछ ताल्लुक वास्ता बन रहा है, कुछ मसाइल के हल का सलूशन नजर आ रहा है, कुछ हकीकत से उसका ताल्लुक है लेकिन हकीकत नहीं है. और डिसऑर्डर्स ऑफ थिंकिंग आर ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड बाय, और जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं लिख रहा हूं, उसके इजहार से, उसके लिखने के फ्लो से मुझे सोच के पहलू का अंदाजा हो रहा है. और इसके 4 कंपोनेंट्स, एक फॉर्म ऑफ थॉट, दूसरा फ्लो ऑफ थॉट, तीसरा कंटेंट ऑफ थॉट, और चौथा पोजेशन. 4 फिनोमेना. ये 4 अगर क्राइटेरिया आए तो वो थॉट डिसऑर्डर है, अगर ये 4 क्राइटेरिया नहीं है तो वो थॉट डिसऑर्डर नहीं है, कुछ और है.
और जैसे बात की ऑब्सेशन की, तो ऑब्सेशन में ये 4 चीजें पूरी नहीं होती: फॉर्म ऑफ थॉट, फ्लो ऑफ थॉट, कंटेंट ऑफ थॉट एंड पोजेशन। ये चारों चीजें क्या हैं? फॉर्म ऑफ थॉट। जो स्ट्रक्चर है गुफ्तगू का, उसके 3 ग्रुप्स बन जाते हैं: लूजनिंग, फ्लाइट और परसिवरेशन। लूजनिंग, जिसको हम नाइट मूव भी बोलते हैं, एक बात जो गुफ्तगू में कर रहा हूं और अगला सेंटेंस जो मैं बोल रहा हूं और उसके बाद मैं मजीद जो तीसरा सेंटेंस बोल रहा हूं, तीनों में कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है? सो ये सेंटेंस कुछ और कह रहा है, दूसरा सेंटेंस कुछ और कह रहा है, तीसरा सेंटेंस कुछ और कह रहा है, ये लूजनिंग है। फ्लाइट, ये सोच इस सोच से कनेक्टेड है लेकिन चली बहुत दूर गई, ये फ्लाइट है। वो क्या? उड़ान है, सोच की उड़ान इज फ्लाइट। और वो उड़ान ये है कि पता पूछा घर का, तो वो घर के पते के बजाय शुरू हो गए गली मोहल्ले और मुहर्रकात, और उसमें सफाई और निज़ाम और सियासत, और घर का पता आखिर में कहीं शायद बता दे। सो वो फ्लाइट है, उड़ान है सोच की। लूजनिंग में कनेक्शन नहीं है। 3 सेंटेंसेस बोले, तीनों में कनेक्शन कोई नहीं था। फ्लाइट में कनेक्शन मौजूद था लेकिन सोच दूर तक चली गई। और परसिवरेशन कि एक ही सोच घूमती रही और जवाब हर दफा स्पीच में या राइटिंग में हर सवाल का जवाब एक ही आता चला गया। परसिवरेशन। इसकी मज़ीद किस्में भी हैं जो मैं आगे फिर बयान करता हूं। लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन, लॉस ऑफ नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ थिंकिंग, muddled and illogical conversation that cannot be clarified further inquiry। सवाल पूछ रहा हूं आपसे कि आपका क्या हाल है, बयान ये आ रहा है कि क्या हाल पूछते हैं। मसला तो ये होता है कि सियासत ऐसी हो गई कि इमरान खान और नवाज शरीफ में अजीबो गरीब चल रहा है सिलसिला, घर में ऐसे मसाइल हैं कि बयान से बाहर है। अब उसमें आपको लगता है यार मैंने तो सवाल कुछ और पूछा था, बात कहीं और चली गई। मडल्ड एंड इलॉजिकल कॉन्वर्सेशन। अब इसकी फॉर्म्स हैं, एक नाइट मूव या डिरेलमेंट। ये पुरानी टर्मिनोलॉजी है लेकिन अभी भी उतनी ही वैलिड है। ट्रांजिशन फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर विद नो लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन द टू। दूसरा है वर्ड सैलड, ऐसी स्फीयर फॉर्म ऑफ लूजनिंग जिसमें ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर और स्पीच का कोई ताल्लुक वास्ता ही नहीं। गा गे गी हो गया, नहीं हुआ, सेंटेंस अजीब सा बन गया, वर्ड सैलड। अल्फाज तो थे लेकिन उनमें कनेक्शन नहीं था। टॉकिंग पास्ट द पॉइंट, टेंजेंशियलिटी। बात शुरू की और जो जवाब देना था जवाब दिया लेकिन फिर कहीं दूर निकल गए, टेंजेंशियलिटी। और सर्कमस्टेंशियलिटी के सवाल पूछा गया, उसके इर्द गिर्द ही घूमते रहे, जवाब मौसूल नहीं हुआ, ये सर्कमस्टेंशियलिटी। टेंजेंशियलिटी, सर्कमस्टेंशियलिटी, वर्ड सैलड एंड नाइट्स मूव। सो ये 4 फॉर्म है लूजनिंग की और इन चारों में कनेक्शन वही है। फ्लाइट ऑफ आइडियाज, जैसे मैंने पहले बयान किया कि पेशेंट थॉट्स एंड कन्वर्सेशन मूव क्विकली from one topic to another so that one train of thought is not completed before another appears, but there is an apparent association between them। इसको हम अपनी साइकियाट्री की फिनोमेनोलॉजी में क्लैंग एसोसिएशन और चांस एसोसिएशन भी बोलते हैं। कनेक्शन है लेकिन कनेक्शन नहीं है, ठीक है। क्लैंग एसोसिएशन या चांस हेलुसिनेशन है। अब इसके भी 3 कंपोनेंट है, एक प्रेशर है, दूसरा शिफ्टिंग ऑफ टॉपिक है और तीसरा अपेरेंट एसोसिएशन है। लगता है कि ये कनेक्टेड है लेकिन एक्चुअली कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। इसमें एक और लफ्ज ऐड होता है, प्रोलिक्सिटी। प्रोलिक्सिटी इफ विदाउट प्रेशर ऑफ स्पीच। मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, उसमें जोर नहीं है, उसमें लाउडनेस नहीं है, वॉल्यूम ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन उसके कंटेंट में कोई रब्त नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, कोई आप सेंस नहीं बना पा रहे कि कहना क्या चाह रहा है ये, लेकिन अपेरेंटली ताल्लुक है भी। सो लूजनिंग में तो अपेरेंटली ताल्लुक वास्ता ही कोई नहीं, यहां पे ताल्लुक वास्ता बनता नजर आता है लेकिन है नहीं, राइट। और आखिरी परसिवरेशन। परसिवरेशन में गिविंग अ रिस्पॉन्स बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ रेलेवेंस, दैट इज सेम आंसर टू ईच क्वेश्चन। क्या हाल है आपका? ठीक हूं। क्या कर रहे थे? ठीक हूं। क्या हुआ था? ठीक हूं। सो एक ही बात उसमें। अब इसमें वर्बल स्टीरियोटाइप भी हो सकती है,
जिसमें वर्ड, साउंड्स, फ्रेजेस रिपीटेड इन अ सेंसलेस वे, नो स्टिमुलस। वर्बल स्टीरियोटाइपी और परसिवरेशन में थोड़ा सा फर्क है। वर्बल स्टीरियोटाइपी में सेंटेंस बदल सकते हैं लेकिन रेपिटेशन होती रहेगी, और परसिवरेशन में एक ही जवाब बार बार आता चला जाएगा। ठीक है, सो थोड़ा सा डिफरेंस। डिसऑर्डर्स ऑफ फ्लो ऑफ स्ट्रीम, बोथ अमाउंट एंड द स्पीड ऑफ थॉट्स आर चेंज्ड, डिफरेंट लेवल्स। म्यूटनेस है, पॉवर्टी ऑफ थॉट है, थॉट ब्लॉक है, वॉल्यूबिलिटी है, अमाउंट एंड स्पीड स्टिल कैन इंटरप्ट, प्रेशर ऑफ स्पीच है, अमाउंट एंड स्पीड कैन नॉट इंटरप्ट स्पीच। ये फ्लो का ताल्लुक है, और इसमें खामोशी से लेके बेशुमार गुफ्तगू तक सारी चीजें शामिल हैं। खामोश हो गए, समझ सब कुछ रहे हैं, जवाब नहीं देते, डिप्रेशन में है, स्टूपर में है, कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया में है। पॉवर्टी ऑफ थॉट है, डिप्रेशन में है, स्किज़ोफ्रेनिया में है। थॉट ब्लॉक है, स्किज़ोफ्रेनिया है। सोच आती है, रुक जाती है, गुफ्तगू में चलते हैं और गुफ्तगू में ब्लॉक आता है, खामोशी इख्तियार हो जाती है, और फिर गुफ्तगू वहीं से शुरू होती है जहां से सिलसिला टूटा था। वो गैप बीच में जो आपको अपेरेंटली गुफ्तगू में नजर आएगा, उसको थॉट ब्लॉक बोलते हैं। वॉल्यूबिलिटी, स्पीड बढ़ गई, समझ नहीं आ रही, प्रेशर आ गया, आवाज ऊंची हो गई, जैसे मेरे प्रेशर आ गया, और कैन नॉट इंटरप्ट, मैं रोका नहीं जा सकता। बुरहान साहब कह रहे हैं कि बस करें डॉक्टर साहब, किधर जा रहे हैं आप, लेकिन बोले चले जा रहे हैं, बोले चले जा रहे हैं, रुक नहीं रहे। सो दैट इज फ्लो ऑफ थॉट। यहां पे बुरहान साहब रोकूंगा, ठीक है। आई एम सॉरी कि टॉपिक पूरा नहीं कवर हुआ, मैंने कोशिश बड़ी की, लेकिन मैं सिर्फ 2 चीजें कवर करा सका। और ये एक गजल के साथ, मेरे हम नफस मेरे हम नवा, मुझे दोस्त बनकर दगा न दे, मैं हूं दर्द इश्क से जान बल्ला, मुझे जिंदगी की दुआ न दे, मेरे दाग दिल से है रोशनी, इसी रोशनी से है जिंदगी, मुझे डर है मेरे चारागर, ये चिराग तू ही बुझा न दे, मुझे छोड़ दे मेरे हाल पर, तेरा क्या भरोसा है चारागर, ये तेरी नवाजिशे मुख्तसर, मेरा दर्द और बढ़ा न दे, मेरा अज़्म इतना बुलंद है कि पराए शोलों का डर नहीं, मुझे खौफ आतिशे गुल से है, कहीं ये चमन को जला न दे, वो उठे हैं लेके खामो सबू, अरे ओ शकील कहाँ है तू, तेरा जाम लेने को बस में कोई और हाथ बढ़ा न दे। साइकियाट्री में और हमारी फिलॉसफी में और हमारी पोइट्री में, बुरहान साहब ने कई लेक्चर्स करवाए हैं, राना साहब के और मुख्तलिफ बड़े पर्सनालिटीज के, स्पिरिचुअलिज्म का कंटेंट आता है, फिलॉसफी का कंटेंट आता है, और साइकियाट्री में जितना आप एक्सेल करते हैं उसमें स्पिरिचुअलिज्म और फिलॉसफी का कंटेंट बढ़ता चला जाता है, और फिर वो इस हद तक बढ़ जाता है कि शायद आम लोगों की समझ से बाहर हो जाता है। कोशिश ये होती है कि हम अपनी फिलॉसफी को और स्पिरिचुअलिटी को लोगों पे उसका असर ना आने दें, ना ही आने देना चाहिए, लेकिन समटाइम्स फिर भी साइकियाट्री में रह रह के आप फिलोसफर हो जाते हैं। और इसीलिए वो जो एक टर्म यूज होती है कि साइकियाट्रिस्ट अद्धे पागल होते हैं, इस किस्म की गुफ्तगू का इस्तेमाल होता है, एक्चुअली होते नहीं है, लोगों को नजर आते हैं। सो यहां पे रोकूंगा और आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। Anybody wants to ask any question? No question? कुछ समझ नहीं आई या सब समझ आ गई? Anybody? No, no question. जी, मुझे सवाल पूछना है कोई? डॉक्टर वहीद सर Sure. पूछना चाह रहे हैं सवाल। जरूर जरूर जरूर। वालेकुम अस्सलाम। मेरा क्वेश्चन है एजुकेशन से रिलेटेड।
डॉक्टर वहीद मैम इसका प्रेजेंट होंगे। डॉक्टर साहब थोड़ा सा माइक के नजदीक बोलिएगा। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन आया था, while looking at the clouds he sees the face of his beloved girl। ये कौन सी hallucination सर होगी? नहीं, मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया, दोबारा While से। looking at the clouds, माइंड स्पीकिंग लाउड। while सर वो सवाल पूछना चाह रहे हैं कि क्वेश्चन एग्जाम में आया है, while looking at the clouds he sees the face of his beloved girl। ओके, तो ये कौन सी टाइप ऑफ हेलुसिनेशन हो सकती है? सो एक स्टिमुलस मौजूद है और उसमें लड़की का चेहरा है और लड़की जान पहचान वाली है। सो जरूरी नहीं कि ये हेलुसिनेशन हो, राइट? क्योंकि स्टिमुलस मौजूद है और उस स्टिमुलस में लड़की का चेहरा है, तो ये मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टिमुलस भी हो सकती है, इल्यूजन भी हो सकता है। लेकिन अगर इसको हेलुसिनेशन में ही डालना है और लाजमी डालना है, घसाना है आपने, तो फिर आप ये देख लीजिए कि स्टिमुलस मौजूद है और उसमें चेहरा लड़की का नजर आ रहा है, तो ये रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन भी हो सकती है, ये फंक्शनल हेलुसिनेशन भी हो सकती है। लेकिन अगर मुझसे आप पूछें तो मैं मजीद डिटेल क्वेश्चन की जानना चाहूंगा, क्योंकि सिर्फ इस बेसिस पे कि एक स्टिमुलस है, आसमान में बादल हैं और बादल में लड़की है और लड़की मेरी जानने वाली है, ये तो मेरा तखय्युल है, ये मेरी सोच है, ये मेरी इमेजरी है, ये कुछ भी हो सकता है। और खास तौर पे वो लड़की जो जिसका वो आशिक है, तो फिर तो और तखय्युल की बात आ गई। सो इमेजिनेशन भी हो सकती है, इमेजरी भी हो सकती है, एडिटिव इमेजरी भी हो सकती है, शायद हेलुसिनेशन के चांसेस कम है। लेकिन अगर हेलुसिनेशन पे जबरदस्ती घुसाना है, सॉरी जी अरुज, अगर ये लड़की बिलव ना हो, कोई भी रैंडम बीवी हो और सब कह रहे हैं, अब देखे ना, बात फिर वही है कि अगर लड़की बादलों पे नजर आ रही है, अनयूजुअल तो नहीं है डॉक्टर साहब, ऐसा अक्सर होता है, जो यंग लड़के और लड़कियां होते हैं आशिक मिजाज के, उनको ये चीजें होती हैं। सो मुझे नहीं पता, मेरा ख्याल है मैं इसको हेलुसिनेशन में नहीं डालूंगा, मैं इसको अगेन उससे डिस्क्रिप्शन लूंगा कि भाईजान वो लड़की कहाँ नजर आती है, किस तरह की नजर आती है, बकायदा उसकी फिगर आती है कि उसका चेहरा आता है कि बादलों को आप महसूस करते हैं कि उसकी शक्ल बन रही है। सो मैं थोड़ा सा उसकी डिटेल के हिसाब से डायग्नोसिस दूंगा। इस बेसिस पे सिर्फ ये कह देना कि बादलों में लड़की और लड़की उसकी गर्लफ्रेंड, मैं कहूंगा ये हेलुसिनेशन नहीं है, ये तुम्हारी इमेजिनेशन है, जारी रखो। तो नेक्स्ट है कि when there is a sound of alarm of clock he sees strange creatures। नहीं, फिर बताना। When there is a sound of alarm of clock, when there is sound of alarm of clock he sees strange creatures। ये डेफिनेटली रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन के जुमरे में आएगा कि एक मोडालिटी में स्टिमुलस है और दूसरी मोडालिटी में उसको हेलुसिनेशन हो रही है। सो रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन के जुमरे में मैं इस फिनोमेना को डालूंगा और उसी की डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। Okay, sir. Next is when water is running through a tap, he hears voices of his friends। अगेन दो मोडालिटीज में आ गई हेलुसिनेशन। एक मोडालिटी में स्टिमुलस है, जो पानी गिर रहा है, जो नजर आ रहा है, और आवाज मुझे दोस्तों की कानों में आ रही है। पानी गिरता हुआ नजर आ रहा है, विजुअल, और आवाज कानों में, रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन में डालूंगा। और ये इम्तिहान में, अनफॉर्चुनेटली इम्तिहान में ये जो फिनोमेनाज पूछे जाते हैं वो ज्यादातर इसी किस्म के फिनोमेनाज पूछे जाते हैं, विच इज अनफॉर्चुनेटली कॉम्प्लिकेटेड। मकसद उनका यही होता है कि वो फंक्शनल हेलुसिनेशंस और रिफ्लेक्स हेलुसिनेशंस, यूजुअली सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन के जवाब तो सारे दे देते हैं। और पास्ट पेपर ही था जो, पढ़ ये पास्ट पेपर ही था जो हम क्वेश्चन पूछ रहे थे आपसे। हाँ, सो वो पेपर में सवाल ज्यादातर
रिफ्लेक्स हेलुसिनेशंस के बैंक में हैं और फंक्शनल हेलुसिनेशंस के हैं, सो वो आएंगे। किसी और ने पूछना हो तो डॉक्टर बासत आएंगे PG4, वो सवाल पूछेंगे। जरूर जरूर, हाँ जी। बट बस माइक में करीब से बोलना जरा, ताकि मुझे आवाज क्लियरली आ जाए। उसमें थोड़ी सी एको होती है, तो वो थोड़ी सी आवाज। इस माइक से उन्हें बेहतर सुनता है उसको। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये जो बादलों वाला जो क्वेश्चन था क्लाउड्स में सर, वो सर मैं फिश में पढ़ा था, तो उसमें सर पेरिडोलिया में सर उसको लिखा हुआ था सर। तो सर अगर एग्जाम में आए तो सर हम इसको इल्यूजन में लिखें या हेलुसिनेशन में लिखें? सर इतनी ही स्टेटमेंट थी, और इसके आगे सर स्टेटमेंट खत्म थी, और उन्होंने कहा ये फिनोमेना आप बताएं थी क्या चीज है। सो उन्होंने डायग्नोसिस भी पूछा हुआ था। हाँ जी, हाँ जी सर, डायग्नोसिस नहीं, यानी कि ये कहते हैं इसको फिनोमेनोलॉजी टर्म में आप इसका एक्सप्लेन करें। फिनोमेनोलॉजिकल टर्म में तो एक्सप्लेन यही है कि अगर बात फिर हुई है, अगर वो बादल हैं और वो विजुअल परसेप्ट है और उसमें लड़की की शक्ल नजर आ रही है, तो वो भी विजुअल परसेप्ट है, तो मोडालिटी तो एक ही हो गई, राइट। अब अगर मोडालिटी एक ही है तो या वो इल्यूजन है या वो हेलुसिनेशन है। अगर हेलुसिनेशन है तो वो विजुअल है, और अगर वो इल्यूजन है या उसकी इमेजरी है तो वो हो सकता है। सो अगर इम्तिहान में उसकी डिस्क्रिप्शन मांगी गई है तो मैं तीनों कैटेगरीज को डिस्क्राइब कर दूंगा कि ये डिफरेंशियल पॉइंट्स हैं, ये इल्यूजन भी हो सकती है, ये हेलुसिनेशन भी हो सकती है, ये विजुअल हेलुसिनेशन है या ये इल्यूजन है। सही, ठीक, थैंक यू सर। यू आर वेलकम। ये कौन से इम्तिहान में वैसे आया था सवाल? सर ये FCPS के एग्जाम में भी था और सर MCPS के एग्जाम में भी था, दोनों में था। आमतौर पे कंफ्यूजिंग सवालात जो होते हैं इस किस्म के, जिनमें अगर क्लियर कट आपको रूटीन ना मिल रही हो, तो मेरा सजेशन आपको ये होगा कि इम्तिहान में ऐसे सवालों में हमेशा डिफरेंशियल लिखें, एक ना लिखें, और वो 2-3 डिफरेंशियल लिख के उसकी डिस्क्रिप्शन लिख दें कि जी ये सिनेरियो पेश किया गया है, इसमें अगर ये हो रहा है तो ये इमेजरी है, ये हो रहा है तो ये हेलुसिनेशन है, और ये हो रहा है तो ये विजुअल हेलुसिनेशन है। और विजुअल हेलुसिनेशन ज्यादातर वही बात जैसे मैंने पहले बात की कि साइकोसिस में विजुअल हेलुसिनेशन रिलेटिवली कम है। मैं पहले उसको ऑर्गेनिसिटी में लेके जाऊंगा, स्ट्रेस में लेके जाऊंगा, स्लीप डेप्रीवेशन में लेके जाऊंगा, साइकोसिस को मैं बिल्कुल नीचे रखूंगा डिफरेंशियल में। अगर डायग्नोसिस भी मांगते हैं जैसे FCPS लेवल पे, तो फिर मेरा कैटेगराइजेशन उसकी नीचे चली जाएगी। ठीक है, थैंक यू सर। यू आर वेलकम। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम। Sir, thank you for this very magnificent basically presentation. बहुत अच्छे समझ में आई, जो चीजें पहले क्लियर नहीं थी वो भी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुई हम सबको। सिर्फ कुछ चीजें हैं जो क्लिनिकली हम हमारे पास जो पेशेंट आते हैं हमारे पास प्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर की बात करें तो एक स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट हमारे पास एडमिट थी और उसमें नेगेटिव सिम्टम्स थे, लेकिन वो बहुत, जब हम उसकी बात करते थे, उससे बात मतलब देखते थे तो वो बहुत नीट एंड क्लीन क्लोथ उसने पहने हुए हैं, उसके नेल्स भी कट हैं, उसके बाल भी बने हुए हैं। जब हमारे पास एग्जाम में पेशेंट आता है तो यूजुअली उसके साथ अटेंडेंट्स नहीं होते, तो जब हम वहाँ पर लिखेंगे इसी तरह का पेशेंट आता है और बहुत साफ सुथरा है तो हम बताएंगे तो यही। लेकिन अगर नेगेटिव सिम्टम्स को फिर कैसे एक्सप्लेन करेंगे जब तक हमें अटेंडेंट ये नहीं कहेगा कि इसका ये कपड़े बदलती नहीं है, सफाई सुथराई का ख्याल भी रखती, लेकिन हम करवाते हैं, तो उसमें हम क्या अटेंडेंट्स को बुलवा सकते हैं थोड़ा सा ट्रेनिंग्स के लिए? मतलब आप देखो ये सवाल रेजिडेंट अक्सर पूछते हैं कि जी अटेंडेंट को बुलाया जा सकता है कि नहीं। एक बात तो 100% क्लियर है कि जब एग्जाम में आप अपीयर हो रहे होते हैं और खासतौर पर ये लॉन्ग केस में ऐसी सिचुएशन हो, तो लॉन्ग केस में आपके पास 45 मिनट होते हैं मरीज के साथ, ठीक है। एग्जामिनर आपके सर पे 2 मुनकुर नकीर की तरह बैठे हुए होते हैं,
एक इधर एक इधर, और वो आपको ऐसे घूरी डाल के देख रहे होते हैं जैसे अभी खा जाएंगे। सो ये एक फिनोमेना अनफॉर्चुनेटली एग्जामिनेशन का प्रोसेस है। ये वर्ल्ड ओवर साइकियाट्री के एग्जाम में यही होता है कि एग्जामिनर सर पे बैठा होता है और आप उसके सामने परफॉर्म कर रहे होते हैं। पहले 10 मिनट, 45 मिनट में से पहले 10 मिनट कोशिश करें मरीज से गुफ्तगू करने। अगर आपको सवाल जो आप मरीज से गुफ्तगू करने की कोशिश करें उसमें आपको सवालों के जवाब मिल रहे हैं, फ्लो है, स्पीच है, कुछ रेलेवेंट कुछ इरेलेवेंट, इंफॉर्मेशन चाहे थोड़ी है चाहे ज्यादा है, कोशिश करें वहां पे ही इंफॉर्मेशन को इकट्ठी करें। लेकिन अगर बिल्कुल आप स्टकअप हो जाएं कि मरीज बोल ही नहीं रहा, बता ही नहीं रहा, कुछ गुफ्तगू चल ही नहीं रही, सिलसिला मेंटल स्टेट आपने करने की कोशिश की, जवाब ही नहीं आ रहे, फिर आप अटेंडेंट एग्जामिनर से मांग सकते हैं। अटेंडेंट का मांगना आपके लिए डेफिनेटली एक आपके पास एक टूल है, और जरूर मांगे जहां पे जरूरत पड़े, उसमें ना नहीं है कहीं पे भी। अब ज्यादातर पेशेंट सिमुलेटेड होते हैं इम्तिहान में, खासतौर पे अब कोविड के बाद जो एग्जाम में मरीज रखे जाएंगे वो ज्यादातर शायद सिमुलेटेड हो। यहाँ पे तो सिमुलेटेड पेशेंट्स हो गए हैं ऑल टुगेदर। वो ट्रेंड होते हैं, उनको पैसे मिलते हैं, बकायदा उनकी एक नौकरी होती है, और वो एक्टर्स होते हैं, प्रिपेयर्ड होते हैं, और वो इस काम के लिए तैयार किए जाते हैं, और वो आपके सवालों के जवाब उसी तरह देते हैं। सो अटेंडेंट नहीं होता, आपको पेशेंट पे ही रिलाय करना पड़ता है। पाकिस्तान में अगर तो उन्होंने सिमुलेटेड पेशेंट्स कर दिए तो फिर अटेंडेंट की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम वो कोई ना कुछ बोलेगा। लेकिन अगर वो एक्चुअली पेशेंट है, रियल लाइफ पेशेंट है, तो वो डेफिनेटली किसी अस्पताल से आया होता है और उसके साथ कोई ना कोई जरूर आया हुआ होता है। पहले 10 मिनट कोशिश करें इससे बात करके मेंटल स्टेट, फिजिकल एग्जामिनेशन वो पूरा करने की कोशिश करें। जब 10, 15, 20 मिनट में आप वो कर लेते हैं कि जितनी हिस्ट्री मिली मिल गई, मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन किया वो हो गया, फिजिकल एग्जामिनेशन किया वो हो गया, तो आपका मेन चंक केस का तैयार हो गया। अब आपको ऑब्जेक्टिव अकाउंट लेके एडअप इंफॉर्मेशन करके डायग्नोस्टिक कैटेगरी में फॉलो इन करना है पेशेंट को। जब आपने पेशेंट से गुफ्तगू करनी शुरू की तो आपको मेंटल स्टेट पे कुछ तो फाइंडिंग मिलेंगी ना। आई कांटेक्ट नहीं बन रहा, रेपो नहीं स्टैब्लिश हो रही, थॉट डिसऑर्डर है, म्यूटनेस है, कुछ चीजें आपको मिल रही हैं। और जब वो आपको मिल जाती हैं इंफॉर्मेशन, और फिर फिजिकल एग्जामिनेशन किया, एग्जामिनेशन में आज सच आपको कोई और चीज नहीं मिली, सेल्फ नेग्लेक्ट मिला, अदरवाइज न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन बिल्कुल क्लियर था और कोई आज सच और नहीं मिल रही, तो एक बेस बन गई आपके पास, एक इंफॉर्मेशन की बेस बन गई। सो 10 से 15 मिनट और मैक्सिमम 20 मिनट आप मरीज के साथ गुजारें और ये तीनों चीजें पूरी कर लें। जितनी हिस्ट्री मिलती है, जितना मेंटल स्टेट होता है, और फिजिकल एग्जामिनेशन। और फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान आप एग्जामिनर को कहें कि जी जो कुछ पॉसिबल था मैंने इंफॉर्मेशन ली है, मैं मजीद कोशिश कर रहा हूं या कर रही हूं, लेकिन मुझे ऑब्जेक्टिव अकाउंट की जरूरत है, मुझे अटेंडेंट की जरूरत है। यूजुअली एग्जामिनर क्योंकि आपके सर पे बैठे होते हैं, इसलिए एग्जामिनर को भी पता होता है कि डिफिकल्ट पेशेंट है, सिचुएशन पूरी नहीं हो रही, और आपने हिस्ट्री ले ली, मेंटल स्टेट कर लिया, फिजिकल एग्जामिनेशन आप कर रहे हैं, आप अटेंडेंट को बुलवा लें और बात कर लें। लेकिन कोशिश ये करें कि 20 मिनट, पहले 20 मिनट मरीज के साथ ही गुजारें, और ये 3 कंपोनेंट लाजमी पूरे कर लें, क्योंकि ये 3 कंपोनेंट आप अटेंडेंट को बुला भी लेंगे तो वो जो है ना वो पूरे हो जाएंगे। लेकिन अगर आप पहले 20 मिनट ये नहीं 3 कंपोनेंट पूरे करेंगे, जो हिस्ट्री मरीज दे सकता है दे दे, मेंटल स्टेट और फिजिकल एग्जामिनेशन, अगर आपने ये पूरा नहीं किया और आपने शुरू में ही अटेंडेंट मांग लिया, वो थोड़ा सा आपके डिसएडवांटेज में जाता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। एक You're और welcome. जल्दी में सर, डिजायर डिल्यूजन की हम बात करते हैं, क्या डिजायर हेलुसिनेशन हो सकते हैं? Bizarre hallucinations? यस सर, अक्सर पेशेंट कहते हैं कि मेरे बाजू में से आवाज आती है, उसको हम कहाँ रखेंगे? बाजू में से आवाज आती है तो मेरे बाजू में से भी आवाज आती है, मैं ऐसे कोनी मोड़ता हूँ तो टक टक टक। ऑडिटरी हेलुसिनेशंस की बात करते हैं, लेकिन वो बाजू में से आवाज आ रही है, वो उसको हम डिल्यूजन, डिजायर डिल्यूजन में डालेंगे या हेलुसिनेशन में डालेंगे? तो एक क्वेश्चन देखो है। बात फिर वही, अगर 2 स्टिमुलस आ गए, 2 मोडालिटी में चला गया तो रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन, अगर मोडालिटी सेम रही तो ऑडिटरी हेलुसिनेशन,
अगर मोडालिटीज 2 हो गई तो रिफ्लेक्स हो गई। मतलब हम ऑडिटरी हेलुसिनेशंस के अकॉर्डिंगली रखेंगे, चाहे वो आवाज बाजू में से आ रही है चाहे टांग में से आ रही है। एग्जैक्टली, अगर मोडालिटी 2 हो गई हैं तो दूसरा चला गया, मोडालिटी सेम है तो ऑडिटरी हेलुसिनेशन फर्स्ट पर्सन, एलिमेंट्री, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जो भी आपको मिलता है कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। यूर वेलकम। मैं भी अब इजाजत चाहूंगा, बेगम साहब ने दरवाजा खड़का दिया है कि जी सहरी खत्म होने वाली है, अब आप सहरी खा लें तो इसलिए मैं भी अब इजाजत मांगूंगा। जी सर, डॉक्टर बुरहान आपसे बात करेंगे। जी जी जरूर। हाईली थैंकफुल सर, आपसे हमेशा ही सीखने को बहुत मिलता है और ये हमारे डिपार्टमेंट के लिए काफी ऑनर है कि आपने इतना कीमती वक्त हमें दिया। और मैं चाहूंगा कि ईद के बाद हम हमारे ट्रेनी जो है फिनोमेनोलॉजी पे मेंटल स्टेबिलिटी केस प्रेजेंट करें ताकि ये सीख सकें आपसे और इसका फायदा होगा पूरे डिपार्टमेंट को, हमें और जो हमारे कंसल्टेंट्स हैं, मैं हूँ, ताकि हम बेहतर तौर पर ट्रेनिंग कर सकें। और सर हैप्पी बर्थडे सर, आपका जन्मदिन पहले था एंड विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। क्लैप में दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। वो अगेन पढ़ाने का शौक बहुत है और इसलिए पढ़ाने को हर वक्त राजी हूँ। जब बुलाओगे आ जाऊंगा, कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। और ये कोविड ने जहां बहुत सारे मसाइल पैदा किए, एक अच्छी बात ये की कि ये जूम लिंक्स बड़े एस्टेब्लिश हो गए। अब वर्चुअली जो है वो आराम से आप बैठ के कैंडिडेट्स को पढ़ा दें। सो पॉजिटिव साइड ये अच्छी ये है कि यहाँ से बैठ के आराम से कैंडिडेट्स के साथ इंटरेक्ट कर लेते हैं। अब मैं अभी रिसेंटली मैं प्लान कर रहा था कि आई विल ट्राई टू गो फॉर केस कॉन्फ्रेंसेस एज वेल ऑन द जूम लिंक्स, ताकि कैंडिडेट्स जो हैं वो डायरेक्ट एग्जामिनेशन पेशेंट के साथ करें, मेंटल स्टेट करें, फॉर्मुलेशन लिखें, और मैं कोशिश करूंगा वो भी करा दूं। सो जो टॉपिक आप एकेडमिकली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहते हैं, मैं हाजिर हूँ एनी टाइम। और बुरहान, थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग। हमारे साथ एक ग्रुप फोटो चाहेंगे क्या आप ऐसे ही रहे ताकि हम जरूर जरूर, व्हाई नॉट। यादगार हो अगर ग्रुप फोटो इस तरह हो सकती है तो मैं हाजिर हूँ। जाएगी सर। आ जाओ, अरे यार। वंडरफुल, माशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच रूज। बच्चों को बहुत प्यार और इंशाल्लाह जिंदगी रही और कोविड सेटल डाउन हुआ तो